और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर मांग की लोच को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में मांग की लोच में मांग शब्द को परिभाषित कर लिया है, मांग शब्द क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी पूरी ले ली है, और मांग शब्द के साथ साथ मांग फलन क्या है इसको भी हम लोगों ने जान लिया है। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मांग फलन, तो जैसा कि कल बताया था हम लोगों ने कि डिमांड द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, रिलेटेड प्राइस, पॉपुलेशन, टेस्ट, वेल्थ, गवर्नमेंट पॉलिसी, सीजन एंड स्पेकुलेशंस। यानी इतने सारे फैक्टर्स हैं जहाँ से हमारी मांग प्रभावित होती है। परंतु देखा जाए तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत में इस प्रकार के मांग को हम जनरलाइज्ड डिमांड फंक्शन कहते हैं। यानी ये जो डिमांड का हमने फार्मूला दिया या जो डिमांड का ये इक्वेशन है, वो डिमांड का इक्वेशन रियली जनरलाइज्ड डिमांड फंक्शन कहलाता है, यानी सामान्य मांग फलन कहलाता है। इस सामान्य मांग फलन से हम सीधा सीधा रिलेशन स्थापित करते हैं। यानी यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि डिमांड का प्राइस से कैसा रिलेशन है। तो डिमांड का प्राइस से रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, इसलिए डिमांड और प्राइस के बीच निगेटिव स्लोप वाला रिलेशन या निगेटिव स्लोप का कर्व जनरेट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम एक तरफ प्राइस और एक तरफ डिमांड लेते हैं तो डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन निगेटिव होता है। निगेटिव रिलेशन मतलब ये हो गया कि जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी। प्रायः ऐसा संबंध हम सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में देख सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिमांड हैविंग रेसिप्रोकल रिलेशन विथ प्राइस। डिमांड का वाई से क्या रिलेशन है? तो डिमांड का इनकम से डायरेक्ट रिलेशन है। यानी डिमांड और वाई के बीच का रिलेशन डायरेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि जब किसी कंज्यूमर यानी किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी मांग को बढ़ाते हैं। जिस रेशियो में इनकम बढ़ती है उस रेशियो से आपकी मांग भी बढ़ती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मांग और उपभोक्ता की आय के बीच सीधा संबंध है। डिमांड को प्रभावित करने वाला जो अगला फैक्टर है वो रिलेटेड प्राइस है। जब हम लोग रिलेटेड प्राइस की बात करेंगे तो हम लोग दो प्रकार के गुड्स की बात करेंगे। एक तो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव होती हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन गुड्स, और एक ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स का ग्राफ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ क्या होगा, इसको हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन भी डिमांड को इफेक्टिव करती है। यानी कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या किसी वस्तु की मांग को ज़्यादा कर दे, या हम ऐसे कहें कि एक अधिक जनसंख्या किसी वस्तु की मांग को ज़्यादा कर देती है तो उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत में हम लोग ये व्यवहार में भी देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग ज़्यादा लोग करने लगते हैं तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की मांग कम होने लगती है तो वस्तु की कीमत घट जाती है। जैसे अभी लॉकडाउन का फेज चल रहा है और उसमें हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि अगर व्यापारियों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा इन लोगों ने अगर ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, यानी अपने वस्तुओं को स्टॉक करना शुरू कर दिया, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको स्टॉक करना शुरू कर दिया, या सामान्य वस्तुएं हैं उनका संग्रहण करना शुरू कर दिया, तो फिर धीरे धीरे वो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ी नजर आएगी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि मांग बढ़ी हुई नहीं रहती है। जनसंख्या इतनी तेज़ी से तो नहीं बढ़ती है जितनी तेज़ी से मांग बढ़ जाती है, लेकिन वास्तव में जब सप्लाई साइड को वीक कर दिया जाता है, यानी जब सप्लाई साइड हमारा पूर्ति पक्ष कमज़ोर हो जाता है तो हमारी जो मांग रेखा है वो बढ़ी हुई नज़र आती है। इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिमांड और सप्लाई की एक साथ बात करेंगे। तो यहाँ से ये बात समझना ज़रूरी है कि जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से आपकी रुचि यानी टेस्ट भी डिमांड को प्रभावित करता है। रुचि के हिसाब से
मांग बढ़ती और घटती है। अगर किसी वस्तु में रुचि कम है तो उसकी मांग आप नहीं करेंगे, किसी वस्तु में रुचि ज़्यादा है तो उसकी मांग आप ज़्यादा करेंगे। तो कहीं ना कहीं से रुचि के हिसाब से भी डिमांड डिफाइन होती है। डिमांड और वेल्थ के बीच भी डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जिसके पास वेल्थ ज़्यादा है वो वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा कर सकेगा, जिसके पास संपत्तियां कम है वो वस्तुओं की मांग कम करेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं जिसके पास, चलिए तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि डिमांड है गवर्नमेंट पॉलिसी से क्या रिलेशन है। गवर्नमेंट पॉलिसी में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे टैक्स का। गवर्नमेंट अगर टैक्स को कम कर देती है, लोगों की इनकम बढ़ी हुई नज़र आती है। यानी अगर सरकार अपने करों को कम कर दे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि उनकी आय बढ़ गई है, और आय बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही टैक्स कम करेगी, इसलिए गवर्नमेंट जब टैक्स अपनी पॉलिसी को रिड्यूस करती है या कम करती है तो लोगों को लगता है कि उनकी इनकम बढ़ गई है, और अपनी बढ़ी हुई इनकम के हिस्से को वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करेंगे तो जब गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज़ कर देती है तो इनकम उनको घटी हुई नज़र आती है और फिर डिमांड क्या हो जाती है, कम। तो हम ये कह सकते हैं कि डिमांड का गवर्नमेंट पॉलिसी से पार्शियली रेसिप्रोकल रिलेशन है। पूरी तरीके से रेसिप्रोकल कहना या पूरी तरीके से व्युत्क्रम कह देना सही नहीं होगा। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे टैक्स एंड डिमांड। सीज़न, तो हमने जैसे कि कल वाली वीडियो में ये बताया था कि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे मांग बदल जाती है। यानी अगर जाड़े का मौसम है तो हम उन्हीं वस्त्रों की मांग करेंगे, हम मोटे कपड़ों की मांग करेंगे, हम ज़्यादा कॉफ़ी की मांग करेंगे। लेकिन गर्मी का मौसम है तो हमारी रुचि बदल जाएगी, हमारा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो गर्मी में हम हल्के कपड़ों की मांग करेंगे, हम एसी की मांग करेंगे, हम कूलर की मांग करेंगे। इस तरीके से डिमांड का सीधा संबंध कहाँ से है, सीज़न से भी है। एक्सपेकुलेशन यानी प्रत्याशाओं, संभावनाओं, जैसी संभावनाएं नज़र आती हैं वैसी डिमांड होने लगती है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप शेयर मार्केट ले सकते हैं। अगर शेयर बाज़ार में किसी कंपनी के शेयर तेज़ी से डिमांडेड हैं, यानी अगर किसी शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर की मांग तेज़ी से कर रहा है तो उसको उस शेयर में अपने संभावनाएं तलाश कर रहा है। यानी उसको लगता है इस कंपनी के शेयर अभी मैं खरीद कर रख लूँगा तो भविष्य में हमें इसका फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं डिमांड प्रत्याशाओं से भी आधारित है, यानी संभावनाओं से भी आधारित है। लेकिन एक बात यहाँ जानना ज़रूरी है कि इस डिमांड इक्वेशन से या इस डिमांड फंक्शन इक्वेशन से हम बस एक जनरल वे में चीज़ों को समझ सकते हैं, यानी ये जनरलाइज डिमांड फंक्शन है। यहाँ से हम पूरी तरीके से डिमांड को इफेक्टिव करने वाले फैक्टर्स को जान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से हमें सही जानकारी नहीं देते। इसलिए मांग के निर्धारक तत्वों की जानकारी के लिए इस समीकरण को बहुत हद तक सही नहीं माना जा सकता है। हाँ, जनरल वे में आप कह सकते हैं कि ये डिमांड को प्रभावित करते हैं या डिमांड से हमें जो है ऐसे ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं या ऐसे ऐसे फैक्टर डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, मगर इस डिमांड के जो डिटरमाइंड एलिमेंट्स हैं उनकी पूरी जानकारी या मांग के निर्धारक तत्वों की पूरी जानकारी हमें इससे प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जब हम विशिष्ट मांग फलन पर जाते हैं यानी स्पेसिफाइड डिमांड फंक्शन पर जाते हैं तो वहाँ का इक्वेशन ये बनता है, जिससे आप देख सकते हैं Q = A1P, A2Y, A3N, A4C एंड A5A। मान लीजिए आपको कोई टीवी खरीदनी है या आप कोई टीवी खरीदना चाहते हैं, आपने सोनी का टीवी लिया तो सोनी की टीवी की कीमत के बारे में जानेंगे, अपनी इनकम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि उस सोनी की टीवी की डिमांड कितनी जनसंख्या के लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी। अगर वो टीवी आपकी बजट लाइन से बाहर है या आपकी परचेजिंग पावर में नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट में आपकी क्रेडिट क्या है, उसके बेस पर इसको आप चेक करेंगे। और फिर एडवर्टीज़मेंट कास्ट, यानी वो सोनी की टीवी बनाने वाला सोनी कंपनी अपनी सोनी टीवी पर कितनी विज्ञापन पर खर्च कर चुका है या कितना एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर उसका है। जब हम इस तरीके से किसी प्रोडक्ट के सारे पहलुओं को जानते हैं तब वो कहलाता है स्पेसिफाइड डिमांड फंक्शन। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि डिमांड फंक्शन जनरल वे में डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ PYPRNTWGSE से डिनोटेड होगा, जिसको हम लोग जनरलाइज डिमांड फंक्शन कहेंगे। लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं तो उसको हम स्पेसिफाइड डिमांड फंक्शन के नाम से जानते हैं।
उम्मीद है आपको दो तरीके से डिमांड फंक्शन समझ में आ गया होगा। एक जनरलाइज्ड डिमांड फंक्शन है, दूसरा स्पेसिफाइड डिमांड। अब इसी डिमांड फंक्शन के इक्वेशन को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो पहला है डिमांड फंक्शन ऑफ पी, यानी डिमांड का रिलेशन पी से किस तरीके से है। तो डिमांड का रिलेशन पी से देखने के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स। तो प्राइस ऑफ गुड्स में आप देख रहे हैं कि डिमांड का पी से रेसिप्रोकल रिलेशन है, या आप ये कह सकते हैं डिमांड हैविंग रेसिप्रोकल रिलेशन विद प्राइस। डिमांड आपकी तभी बढ़ती है जब उनकी कीमत कम हो जाती है, और प्राइस के ज़्यादा हो जाने से डिमांड कम हो जाती है। हम लोग दूसरे फंक्शन पर आएंगे तो रिलेटेड प्राइस की अगर बात करेंगे तो रिलेटेड प्राइस यानी उस वस्तु की संबंधित कीमतों का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं। तो रिलेटेड प्राइस में दो तरीके के गुड्स हैं, एक कॉम्पिटिटिव गुड्स जिसको हम लोग प्रतियोगी वस्तु कहते हैं, या इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन गुड्स भी कहते हैं, या स्थानापन्न वस्तुएं। कॉम्पिटिटिव गुड्स या सब्स्टिट्यूशन गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अर्थात एक दूसरे को कंपटीशन दे रही हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस ऑफ टी एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी के बीच का एक रिलेशन ऐसा है जो एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव हैं। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ कॉफ़ी और चाय नहीं लेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि टी और कॉफ़ी एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं। तो टी और कॉफ़ी एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव गुड्स इसलिए हैं क्योंकि अगर प्राइस ऑफ टी यानी प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ेगा। इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं और कॉफ़ी पीना भी पसंद करते हैं, लेकिन आप चाय इसलिए पीना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि चाय की तुलना में कॉफ़ी की कीमत ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि चाय की कीमत ज़्यादा हो जाए और कॉफ़ी कीमत वहीं की वहीं रहे, तो फिर आप चाय को छोड़ना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होती हैं और उसके जैसे ही दूसरी वस्तु हमें उससे कम कीमत मिल रही होती है, तो हम उस दूसरी वस्तु को लेना प्रेफर करते हैं। तो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के लिए रिलेटेड गुड्स हैं। इसी प्रकार से बटर और जैम भी हैं। अगर आप बटर भी लेना पसंद करते हैं और जैम भी लेना पसंद करते हैं, तो बटर और जैम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब यही होता है कि प्राइस और डिमांड के मैकेनिज़्म में अगर जिसकी प्राइस ज़्यादा हो रही हो और एक की प्राइस कांस्टेंट है, तो जिसकी प्राइस ज़्यादा हो रही होती है उसकी डिमांड हम कम कर देते हैं, और जिसकी प्राइस कांस्टेंट रहती है उसकी डिमांड को हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी को कहा जाता है कॉम्पिटिटिव या सब्स्टिट्यूशन गुड्स। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव या सब्स्टिट्यूशन गुड्स का जो डिमांड स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, जिसको हम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड कहते हैं, यानी बाएं से दाएं ऊपर बढ़ता हुआ। तो जब कभी भी आप यूपीएससी की आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको ये बताना हो जाता है कि प्रतियोगी वस्तु या प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की ढाल कैसी होगी, तो आप बताएंगे प्रतियोगी वस्तु या प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की ढाल धनात्मक ढाल होगी, या लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड होगी, या बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होगा। दूसरे गुड्स पर चलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जिसको हम लोग पूरक वस्तुएं कहते हैं। और पूरक वस्तुओं मतलब ये होता है जो एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं। तो पूरकता का मतलब ये होता है जिसका काम एक दूसरे के बगैर ना चले। जैसे पेन और स्याही हम ले सकते हैं, पेट्रोल और बाइक ले सकते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि अगर मार्केट में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो बाइक की प्राइस कम होने लगती है। इसी प्रकार से अगर मार्केट में बाइक की प्राइस ज़्यादा होने लगती है तो पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है। तो कंपनियां और सरकार दोनों मिल करके ये फैसला ले लेते हैं कि हमें वास्तव में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में किस प्राइस मैकेनिज़्म को फॉलो करना है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ के जरिए कि अगर पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होगी तो बाइक की प्राइस कम हो जाएगी, अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी तो बाइक की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु की मांग से रिलेशन होता है। इस प्रकार से रिलेटेड गुड्स में दो प्रकार के गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स में भी एक दूसरे गुड्स का आपस में रिलेशन है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी एक दूसरे गुड्स का आपस में रिलेशन है। तो जनरलाइज्ड डिमांड फंक्शन में हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा था कि जनरलाइज्ड डिमांड फंक्शन इस इक्वेशन पे आगे बढ़ता है, जिसमें हम लोगों ने डिमांड फंक्शन ऑफ पी को देख लिया, जिसमें पता लग गया
कि डिमांड का प्राइस से रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी मांग का कीमतों से विपरीत संबंध है। इसलिए इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप निगेटिव है, या इसको हम ये कह सकते हैं ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है। और इस बात को यहाँ बता दें कि डिमांड स्लोप ऑलवेज निगेटिव, कभी भी मांग की ढाल ऋणात्मक ही होगी, यानी मांग का वक्र सदैव ऋणात्मक ढाल का ही होता है। दूसरे फंक्शन पर डिमांड फंक्शन ऑफ रिलेटेड प्राइस, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि डिमांड का सब्स्टिट्यूशन गुड्स से डायरेक्ट रिलेशन है, यानी सब्स्टिट्यूशन गुड्स डिमांड के साथ सीधा संबंध रखती है। इसलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने ग्राफ देखा था उसका स्लोप पॉजिटिव था। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हमने समझाया तो बताया कि डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ निगेटिव रिलेशन है, इसलिए इसका स्लोप निगेटिव था। आइए हम लोग इस फंक्शन में चलते हैं कि डिमांड फंक्शन ऑफ वाई, यानी डिमांड का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। तो डिमांड फंक्शन ऑफ वाई में ये कंज्यूमर्स इनकम और डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशन को दिखलाती है, यानी उपभोक्ता की आय और मांग के बीच संबंध सीधा है। विशेष रूप से सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की आय और मांग के बीच का संबंध सीधा है। अर्थशास्त्री एंजल का नियम भी यही कहता है। तो अर्थशास्त्री एंजल ने भी बताया था, अर्थशास्त्री एंजल तो एंजल ने बताया था कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि क्या उपभोक्ता की आय सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए सीधा संबंध रखती है। तो हम देखते हैं नेसेसिटीज़ गुड्स एंड जनरल गुड्स। तो जनरल गुड्स के लिए उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की मांग के बीच तो सीधा संबंध है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के लिए जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वह एक सीमा तक ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद करता है और एक सीमा के बाद आवश्यक वस्तुएं उसकी स्थिर हो जाती है, यानी ये कांस्टेंट। तो इस स्लोप को आप लोग ध्यान से देखिए, ये पहले पॉजिटिव है यानी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, फिर ये कांस्टेंट हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड एंड देन कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि नेसेसिटीज़ आइटम के लिए या नेसेसिटी गुड्स के लिए, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो आय और मांग के बीच संबंध है वो पहले तो ऊपर बढ़ता हुआ फिर स्थिर। अगर कभी सवाल ऐसे पूछ ले कि आवश्यक वस्तुओं की ढाल क्या होती है या नेसेसिटीज़ गुड्स का स्लोप कैसा होता है, तो आपको बताना होगा कि नेसेसिटीज़ गुड्स का स्लोप शून्य होता है, यानी आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की ढाल हमेशा शून्य होती है। इन्फीरियर गुड्स या गिफिन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स आय और मांग के बीच के विपरीत संबंध को दिखलाते हैं, यानी घटिया वस्तु में, या रॉबर्ट गिफिन ने जिसे गिफिन गुड्स कहा है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही होती है हम वस्तुओं की मांग को कम कर देते हैं, और जब आपकी इनकम कम थी तो आप ऐसे ही वस्तुओं की मांग को बढ़ाते थे। एक छोटा उदाहरण लेकर के समझाते हैं। जब आपके पास इनकम कम थी तो आप मोटा अनाज खाना पसंद करते थे क्योंकि आपके पास आय कम थी, लेकिन जैसे ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, वैसे आपने स्टैंडर्ड अनाज खाना शुरू कर दिए। यानी जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं को पीछे छोड़ता हुआ चला जाता है। इसलिए उपभोक्ता की आय और घटिया वस्तुओं के बीच का रिलेशन निगेटिव है। लग्जरी आइटम्स के बारे में बात करेंगे, यानी लग्जरी गुड्स के बारे में बात करेंगे, तो उपभोक्ता की आय विलासिता की वस्तुओं संदर्भ में धनात्मक होती है, यानी ये जो स्लोप होगा बिल्कुल इस स्लोप के जैसा होगा जो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, यानी ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, यानी ऊपर नीचे से ऊपर, या आप ऐसे कह सकते हैं बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग डिमांड फंक्शन के इनकम फंक्शन को समझने में सफल हो गए हैं, और डिमांड फंक्शन ऑफ वाई यानी डिमांड का वाई से क्या रिलेशन है ये डिपेंड करता है कि वस्तुओं की प्रकृति क्या है या नेचर ऑफ गुड्स क्या है। अगर आवश्यक वस्तुएं होंगी तो पहले कुछ देर तक ऊपर ग्राफ बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर वे वस्तुएं सामान्य हैं तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। इन्फीरियर के संदर्भ में क्या है, आवश्यक वस्तुओं संदर्भ में तो ऊपर बढ़ता हुआ है और फिर कांस्टेंट है। इन्फीरियर संदर्भ में आय का मांग से निगेटिव रिलेशन है या निगेटिव स्लोप है, तो ये ग्राफ लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। इसी प्रकार से विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में जो ग्राफ है मांग का वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। उम्मीद है
जनरलाइज्ड डिमांड फंक्शन में 3 फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक डिमांड फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड फंक्शन ऑफ रिलेटेड प्राइस एंड डिमांड फंक्शन ऑफ वाई। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके और फंक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।